हम स्टार्टअप कर रहे थे, स्टार्टअप का चैप्टर कर रहे थे राधा। ठीक है, स्टार्टअप क्या होता है? एक नया बिजनेस। इसके 4 पॉइंट्स थे। 4 पॉइंट्स ये थे, फर्स्ट 10 ईयर्स तक ये स्टार्टअप रहेगा। इसका मतलब कि एक न्यू बिजनेस जो कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है वो स्टार्टअप कहलाएगा, और पहले 10 साल के लिए वो स्टार्टअप रहेगा। सेकंड पॉइंट था, इसकी टर्नओवर किसी भी 10 सालों में 100 सीआर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। लेट से अगर तीसरे चौथे साल में जाके वो 100 सीआर एक्सीड कर देता, अभी भी उसके पास 6 साल पड़े हुए हैं, बट वो 6 साल कंसिडर नहीं होंगे, ऐसा माना जाएगा कि वो स्टार्टअप नहीं रहा। थर्ड है, ये इनोवेशन एंड नए प्रोडक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बनाया गया स्टार्टअप है। एंड फोर्थ पॉइंट था, ये स्प्लिटिंग और या रिकंस्ट्रक्शन से बनाया गया बिजनेस नहीं होना चाहिए। स्प्लिटिंग अप था कि एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसके हमने 2 बिजनेस बना दिए, बी एंड सी, तो ये स्टार्टअप नहीं कहलाएंगे बी एंड सी। ए और बी मर्ज होके सी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये भी स्टार्टअप नहीं कहलाएंगे, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस थे। ये हमने डेफिनेशन करी थी। अब आज का जो टॉपिक है ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंसिंग ऑप्शंस क्या है एक स्टार्टअप के पास, फाइनेंस कहां से इकट्ठा करना है? 3 सोर्सेज हैं, इक्विटी, डेट एंड ग्रांट्स। इक्विटी एंड डेट के लिए उसने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक पॉइंट को, लेकिन ग्रांट्स आपको सिर्फ यहीं से टेबल से पढ़ना पड़ेगा। ग्रांट्स कहां से आते हैं? जहां पे रीपेमेंट नहीं करनी होती। ये कहां से आते हैं? जहां पे कोई कोलेट्रल इन्वॉल्व नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। ग्रांट्स मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं मिलता। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कुछ कॉर्पोरेट्स अपनी सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए ग्रांट देते हैं। नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मतलब अगर गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे रही है तो गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग में नहीं होगी। ग्रांट समझना बड़ा आसान है। अब हम आ जाते हैं इक्विटी फाइनेंस। लेकिन इक्विटी फाइनेंस से पहले, although this is a part of equity finance only, he has given a separate heading called seed capital. seed capital क्या होता है? कल मैंने बताया था, इनिशियल कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस। जैसे बीज बोने से पेड़ उगता है। बीज तो किसान को अपने पैसे से लाना पड़ेगा ना, सब्सिडी तो क्रॉप पे मिलती है। तो seed capital is that capital, initial capital to start the venture. This comes from own sources, this comes from relatives and friends, this comes from a special fund marked by the government. But generally, the banks do not provide any loan against seed capital. Seed capital क्या चीज है? Initial capital to start a business. फाउंडर फैमिली फ्रेंड से आती है। ये किस लिए यूज होती है? मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, इनिशियल स्टेज के लिए। इससे आप एक वायबल प्रोडक्ट या सर्विस बना सकते हैं। इट्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, मतलब किसी के पास सीड कैपिटल भी नहीं आ रहा, आप उसको कैपिटल दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। ऑप्शन ऑफ ऑब्टेनिंग सीडिंग फंड हैज टू बी केयरफुली यूटिलाइज्ड। ये चीज उसने यहां तक बताई है, सीड कैपिटल के बारे में एक बेसिक सी चीज बताई है। अब आ जाते हैं हम इक्विटी फाइनेंसिंग से। इसमें इसने 4 चीजें बताई हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, ब्रिज राउंड एंड सीरीज फंडिंग। वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, ब्रिज राउंड एंड सीरीज फंडिंग। मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं, पहले सीरीज फंडिंग से आते हैं।
Now let us say, I'll give you an example. You go to your parents and उनको बोलते हो कि मुझे अपनी CS एग्जीक्यूटिव कंप्लीट करनी है, CS प्रोफेशनल कंप्लीट करनी है, उसके बाद एक दो डिग्रीज के नाम और लिख दो, मेरे को अपना घर बनाना है, मेरे को आप 2 करोड़ रुपए दे दो अभी। एकदम से 2 करोड़ रुपए दे देंगे? नहीं, क्या बोलेंगे, पहले CS एग्जीक्यूटिव कंप्लीट करो, उसके लिए हम आपको लेट से 5 लाख दे देते हैं। एक बार वो काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद प्रोफेशनल के लिए 2 लाख दे देंगे। इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, सीरीज में पैसा दे रहे हैं। अब एक स्टार्टअप, मैं एक बिल्डर का एग्जांपल लेता हूँ, वो फाइनेंस करवाने के लिए बैंक के पास जाता है। बैंक कहता है पहले लैंड खरीदो, उसके लिए पैसे मिल जाएंगे, फिर फाउंडेशंस ले डाउन करो या प्लान बनाओ, उसके लिए पैसे मिल जाएंगे। फाउंडेशंस ले डाउन करोगे तो पैसे मिलेंगे, दीवारें खड़ी करोगे तो पैसे मिलेंगे, छत बनाओगे तो पैसे मिलेंगे, वुड वर्क करवाओगे, पेंट करवाओगे, सीमेंटिंग करवाओगे, टाइलिंग करवाओगे, उसके लिए उस हिसाब से एक एक काम कंप्लीट करते जाओ और तुम्हारा लोन 2 करोड़ का अप्रूव्ड है। लेकिन तुम्हें डिसबर्स तब होगा जब तुम एक काम कंप्लीट करोगे। ये है सीरीज फंडिंग। तो जब आपको फंडिंग पूरी की पूरी एक साथ आपके बैंक अकाउंट में नहीं डाली जाती, क्योंकि आप स्टार्टअप हैं, अब बीच में बंद करके भाग गए तो बैंक किसको ढूंढेगा, समझ रहे हैं? तो सीरीज फंडिंग में वो क्या करता है, एक सीरीज कंप्लीट हुई तब दूसरा का फंड मिलेगा, वो कंप्लीट हुई तब तीसरे का। तो इसके लिए उसने बोला है कि जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप के पर्सपेक्टिव से क्या होना चाहिए, उसके पास हर सीरीज के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि वो बोलेगा जाके कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है, अब देखो, अब 2 महीने मेरे बेकार करो, फिर मेरे को फंड दो। तो द बिजनेस शुड बी रेडी बिफोर हैंड कि मेरा ये काम कंप्लीट होने वाला है, आई शुड अप्रोच द बैंक फॉर द नेक्स्ट सीरीज। ये समझ में आता है? इसको हम अभी पढ़ते हैं यहाँ से, पहले आप इसका मीनिंग समझ लो। ब्रिज राउंड क्या है? ब्रिज क्या करता है, एक चीज को दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। जब गैप होता है तब काम आता है। लेटर से मेरे पास है 10 लाख रुपए, मुझे चाहिए 1 करोड़ रुपए, तो मेरा गैप कितने का है, 90 लाख का। मेरे को ये 90 लाख इनिशियली बहुत अर्जेंटली चाहिए, नहीं तो मेरा प्रोजेक्ट बीच में रुक रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने किसी फ्रेंड को या बैंकर को बोलता हूँ कि मुझे ये 90 लाख दे दें। क्यों? क्योंकि मेरे ना कुछ काम अटके पड़े हैं, मेरी एक प्रॉपर्टी है जो बिकने के लिए लगाई हुई, वो कभी भी बिक जाएगी, अगले 2 महीने में मैं उसको बेच दूंगा और उससे मैं 90 लाख तुझे पे कर दूंगा। तो वो मान जाता है। इसलिए हमने क्या किया, अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स था, उसको पूरा करने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास एक सोर्स था लॉन्ग टर्म फाइनेंस का जो आने वाला था। हमने दूसरे बंदे को क्या बोला कि अभी के लिए टेम्पररी अरेंजमेंट कर दे मेरा, और मैं अपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से तेरे को पे कर दूंगा, जो कि अभी नियरिंग कंप्लीशन है, वो मेरे को जल्दी ही मिलने वाले फाइनेंसेस हैं। अगर वो बंदा मान जाता है कि तुम्हें नियरली 2 मंथ्स में 3 मंथ्स में ये पैसे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से मिल जाएंगे, तुमने आईपीओ लगाने के लिए पूरी पूरी तैयारी करी हुई है, तुम्हारे पास कैपिटल आएगी, या तुम्हारे पास कोई और अल्टरनेटिव सोर्स है जहां से लॉन्ग टर्म कैपिटल आने वाली है, तो वो आपको ब्रिज राउंड का फाइनेंस प्रोवाइड कर देगा। दैट इज ब्रिज राउंड। तो दोनों में समझ में आया? सीरीज फंडिंग में क्या था, एक काम कंप्लीट होगा तो उसकी फंडिंग मिली, फिर दूसरी सीरीज का काम कंप्लीट होगा, उसके लिए फंडिंग पहले मिलेगी। ब्रिज राउंड में क्या था, आपके पास there was a gap and that was filled with a short term source of finance from someone which will eventually be completed from another long term sources of finance. Clear? ऑनलाइन में लक्षण पारुल क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब है एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट कल मैंने एक्सप्लेन किया था, एक बंदा जो मेरे आइडिया से तो बहुत सेटिस्फाइड है, लेकिन वो मेरा पार्टनर नहीं बन सकता कि उसके पास टाइम नहीं है, वो एफर्ट नहीं लगाना चाहता। कहता भाई मैं अपने इनकम से सेटिस्फाइड हूँ, मैं और एफर्ट नहीं कर सकता, तेरे को 2 करोड़ चाहिए ले जा, लेकिन अपने वेंचर के अंदर मेरा 50% पार्टनरशिप है। इसका मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट आपके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है ऑन द कंडीशन दैट he will get a substantial equity,
and of course profits. So he's not giving you a loan, he's giving you money based on his equity share. That is a venture capitalist. तीनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना? अब आ जाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स. एंजल्स एंड डीमंस कौन होते हैं? डीमंस होते हैं जो रुकावटें डालते हैं, और एंजल्स होते हैं जो एट द टाइम ऑफ क्राइसिस आपकी मदद करने आ जाते हैं. तो क्राइसिस में मदद करने वाले लोग एंजल इन्वेस्टर्स हो गए. लेकिन इसके ऊपर सेबी ने बोला कुछ कंडीशंस लगा दी. आपके साथ भी हुआ होगा, आपने कभी किसी को क्राइसिस में मदद करी है ना, उस टाइम तो मदद हम कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है? देन वी रियलाइज that we have our own needs as well. फिर हम सोचते हैं ऐसे ही कर दिया, क्या कर दिया. होता है ऐसा या नहीं आता? आता. तो हम क्या करते हैं, फिर हम पैसे मांगने शुरू कर देते हैं, भाई वापस कर दे पैसे. अब यहाँ पे आपने एंजल बन के इन्वेस्टमेंट तो कर दी, आप हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. लेकिन सेबी ने बोला आप पुल बैक नहीं कर सकते फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. वो बेचारे ने आपके भरोसे पे पैसा लगाया अपने बिजनेस में, और आपने दूसरे महीने उससे मांग लिया तो वो नहीं करेंगे. आप समझ आ रही बात? चारों की नहीं वापस मांग सकते 3 साल के बाद. ठीक है, चारों में डिफरेंशिएशन समझ में आता है? ऑनलाइन वालों को भी लक्ष्य समझ आ रहा है? ओके. अब हम आते हैं पहले सीरीज फंडिंग. सीरीज फंडिंग थोड़ा लंबा है, पहले हम आते हैं ब्रिज राउंड पे. ब्रिज द गैप बिटवीन लार्जर फंडिंग. ये इंटरिम फाइनेंशियल राउंड है. इंटरिम मतलब अभी के लिए इस्तेमाल करने वाला. 90 लाख अभी दे दो यार, ठीक है, वो वाला काम. ब्रिज राउंड्स आर ऑफन स्ट्रक्चर्ड एज कन्वर्टेबल डेट. ये जब आप उठाते हैं पैसा, 90 लाख मैंने उठाया तो मैंने क्या किया, डिबेंचर्स इशू कर दिए उसको. जब आपको एडिशनल कैपिटल चाहिए होती है तब आप ब्रिज राउंड पे आ जाते हैं. वो कह रहा है कि आपने अगले 6 महीने के अंदर ब्रिज लोन ले लिया until the first tranche hits the company's bank account. आपने अगले 6 महीने के अंदर बैंक से आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, तब आप इसको रीपे कर देंगे. ये इसने एग्जांपल लिया. मैंने आपको आईपीओ वाला एग्जांपल दे दिया था. अब एंजल इन्वेस्टर्स पे आते हैं. एंजल इन्वेस्टर्स वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ जो हैं जो इक्विटी स्टेक के लिए पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ क्राइसिस. लेकिन सेबी ने कुछ एडिशनल कंडीशंस लगाई हैं. पहला है 1 ईयर. थर्ड पॉइंट पढ़िए. इनका लॉक इन पीरियड है 1 साल, सॉरी 3 साल नहीं, 1 साल है. 1 साल वो अपना पैसा वापस नहीं मांग सकते हैं. कोई भी वेंचर में आप 25 लाख से कम नहीं कर सकते एंजल इन्वेस्टमेंट, और 10 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकते. ठीक है. अब लेट अस से अनंत अंबानी, ठीक है, अनंत अंबानी को सब जानते हैं, इज इन न्यूज. आपके पास आता है अनंत अंबानी और बोलता है मुझे 25 लाख रुपए का लोन दे दो. डज इट मेक सेंस? नो. अब ये बोलता है जो स्टार्टअप्स के पीछे स्पॉन्सर ऐसा ग्रुप है जिसकी टर्नओवर 300 करोड़ की है, मतलब हिज फादर हैज 10,000 करोड़ का घर, जस्टिन बीबर को भी वो 86 करोड़ देने को तैयार है, तो 25 लाख रुपए के लिए वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके पीछे तो एक प्रमोटर ग्रुप है जिसकी टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है. उसको आप एंजल इन्वेस्टर बनके 25 लाख नहीं दे सकते. समझ गए? ठीक है. और they are not companies with family connection with any of the angel investors who are investing in the company. इसका मतलब क्या हुआ? जो स्टार्टअप है वो किसी रिलेटिव से, ठीक है, जिसका फैमिली कनेक्शन है,
उससे एंजल इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकता। ठीक है, एक तो हो गया कि प्रमोटर ग्रुप, एक हो गया फैमिली कनेक्शन, एक हो गया 25 लाख से लेकर 10 करोड़ और लॉक इन पीरियड 1 साल। क्लियर होता है? अब हम आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, जिसका नाम है प्राइवेट इक्विटी। वो कहता है सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाले ये हैं, they enter into a non-binding offer based on preliminary valuation of the startup। ड्यू डिलिजेंस इसमें चाहिए होती है इन्वेस्टर को फाइनलाइज करने के लिए, क्योंकि वो मीन मेक निकालता है, बाल की खाल तक जाता है, तब इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी करने को तैयार होता है। जब ड्यू डिलिजेंस पूरी हो जाती है, इस इन्वेस्टमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट या टर्म शीट या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनता है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एक शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट या डिवेंचर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट को साइन करते हैं, एक शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट बनता है। ये सारी चीजें सिर्फ उसने बताया हुआ है कि क्या क्या प्रोसीजर होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के। फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अमेंड किया जाता है। आपको मेनली इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब जो बंदा वेंचर कैपिटलिस्ट है वो क्या कर रहा है, पूरी की पूरी वेंचर को कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है और उसके बदले में लोन नहीं दे रहा, क्या कर रहा है, अपना इक्विटी स्टेक मांग रहा है। सेकंड आते हैं एंजल इन्वेस्टर, जो उस टाइम पे मदद करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा पैसे रिक्वायर्ड है, लेकिन सेबी ने उसके ऊपर भी कंडीशन लगा दी। ब्रिज राउंड हो गया टेम्पररी अरेंजमेंट विच विल बी कंप्लीटेड या ऑफसेट बाय अ परमानेंट और एंड अ लॉन्ग टर्म क्या बोलेंगे अरेंजमेंट। एंड देन इज सीरीज राउंड या सीरीज फंडिंग। इसके साथ ना इसने ये सारे पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं, आई विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग देम क्विकली, बट आई विल सजेस्ट सीरीज राउंड के लिए आपको ये पूरा पढ़ना तो चाहिए, लेकिन आपको इसके अंदर जो क्रक्स है वो मैंने आपको बता दिया है, उसी के बेसिस के ऊपर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, आप अगर इसके अंदर बहुत ज्यादा घुसेंगे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। सबसे पहले उसने बोला इसको डिवाइड किया हुआ है सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी से लेकर सीरीज जेड तक। सीरीज ए राउंड के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसने बोला कि नॉर्मली सीड राउंड को सीरीज ए बोला जाता है। अगर आपके पास सीड कैपिटल भी नहीं है देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टार्ट सीरीज ए। तो ये चीज उसने बोली। अब उसने बोला कि कुछ चीजें जो बिजनेस को ध्यान में रखनी चाहिए, बी सीरीज ए रेडी, मतलब सीरीज ए का पैसा तो एटलीस्ट तैयार रखो, तभी बिजनेस का प्रोटोटाइप बनाओगे। स्टार्ट अर्ली, वो कहते हैं रिक्वायरमेंट से 7-8 महीने पहले पैसे इकट्ठे करने या उनके लिए तैयारी करनी शुरू कर दो सीरीज के लिए। मतलब ये नहीं कि अगले महीने लॉन्च है आपका प्रोडक्ट और अभी तक आपका फंडिंग ही नहीं तैयार। लिवरेज योर नेटवर्क, इसका मतलब अपने नेटवर्क को खंगालो, जिस बंदे से भी मिल सकते हो मिलो, और जहां से भी पैसा फंडिंग इकट्ठी कर सकते हो करो। प्रैक्टिस योर पिच, पिच का मतलब होता है वे ऑफ स्पीकिंग, कितनी जोर से आप आवाज लगा सकते हैं। अगर इफ यू आर वेरी अफर्मेटिव अबाउट योर प्रोडक्ट, योर आइडिया, पीपल विल गेट कन्विंस्ड। If you yourself are not convinced, you will not be confident and no one is going to give you funding. Create a fundraise momentum. Momentum का क्या मतलब होता है? Oscillation, जैसे वो क्या होती है जो क्लॉक होती है, क्या बोलते हैं उसको, पेंडुलम। पेंडुलम के अंदर मोमेंटम होता है, हमारे अंदर मोमेंटम नहीं होता जनरली। किसी दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है, हम एनर्जेटिक होते हैं, किसी दिन बहुत खराब जाता है, हम एनर्जी लेस होते हैं। मोमेंटम क्रिएट करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है, कोई मूवी आई बहुत अच्छा मोमेंटम क्रिएट करती है, एकदम से छा जाती है बॉक्स ऑफिस पे, दूसरे तीसरे दिन धड़ाम से गिरती है, होता ना ऐसे। मोमेंटम नहीं होता, मोमेंटम मतलब उसका जो पेस है वो चलना चाहिए। अगर आप सीरीज फंडिंग पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले सीरीज ए के लिए तो आपने फंड रेज कर लिया, फिर इतना गंदा परफॉर्म किया कि सीरीज बी के लिए कोई आपको फंड देने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज
नो द स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस। स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस का मतलब है कि जो भी आपका फाउंडर है, जो भी आपका इक्विटी प्रोवाइडर है, जो भी आपको लोन देगा, जो यहाँ पे हम क्योंकि फंडिंग इक्विटी से बात करें तो इक्विटी पे कंसंट्रेट करते हैं, जो भी आपको इक्विटी दे रहा है उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट के अंदर तो लोग 12% का रिटर्न देते हैं, इक्विटी पे आप दे रहे हैं 4% का। तो आपको स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिसेस पता होनी चाहिए। गेट द डील टर्म्स राइट, इसका मतलब कुछ भी छुपाइए नहीं, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लियर रखिए। एंगेज अ प्रोफेशनल, इसमें वो बोल रहे हैं कि एक कंपनी सेक्रेटरी को अरेंज करो, ठीक है। पेपर वर्क इन प्लेस, सारा पेपर वर्क कंप्लीट रखो। रेज 10% to 15% मोर देन बजटेड फॉर। जब आप कोई भी काम करते हैं, सपोज घर ही रेनोवेट करते हैं, घर बनाते हैं, आप सोचते हैं 50 लाख में हो जाएगा, कोई नया वेंचर शुरू करते हैं, कहते हैं 50 लाख में हो जाएगा, लगता है 1 करोड़। मतलब जितना आपने सोचा होता है उससे डबल, डबल तो नहीं बोलेंगे, मतलब उससे ज्यादा ही लगता है। तो वो कहते हैं जितना आपको हर सीरीज में पैसा चाहिए उससे 10 से 15% ज्यादा एक्स्ट्रा अरेंज करके रखो। ये बड़े नॉर्मल सी चीजें थी जो इसने यहाँ पे बताई हैं। तो अब आपको वेंचर कैपिटलिस्ट क्लियर होता है। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन है? वो बंदा जो आपके वेंचर को फंड प्रोवाइड कर रहा है फॉर इक्विटी स्टेक। एंजल इन्वेस्टर जो एट द क्राइसिस या एट द टाइम ऑफ नीड सामने आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर सेबी ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। तीसरा था ब्रिज राउंड, वो आपको पता चल गया कि टेम्पररी अरेंजमेंट फुलफिल्ड बट फ्रॉम विच विल बी पेड बैक फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव या लार्जर अरेंजमेंट। एंड चौथा था सीरीज फंडिंग, जिसके लिए ये सारे पॉइंट्स इसने लिख दिए। लक्ष्य पारुल क्लियर है ये सब पॉइंट्स सब? ओके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? फंड्स कहां से आ सकते हैं? ग्रांट्स से, इक्विटी से। ग्रांट्स के सोर्सेज क्या थे? गवर्नमेंट एंड सम कॉर्पोरेट हाउसेस। इक्विटी के लिए इसने 4 बता दिए। अब आ रहे हैं हम डेट पे। ठीक है, अब वो कहता है पहले तो आप बैंकों से और एनबीएफसी से लोन ले सकते हैं, पहला सोर्स है, ठीक है। इसमें आपको लोन सैंक्शन होगा, एग्रीमेंट ऑफ लोन साइन होगा, ये सब बता दिया उसने। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है। इसके लिए सब्सटेंशियल कोलेट्रल देनी होगी, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, वो जो नॉर्मल सी चीजें लोन के लिए होती है वो ये सब बता रहा है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं बताया हुआ, जस्ट एक नॉर्मल प्रोसीजर की लोन कैसे लेना है और आपको क्या क्या करना होता है। आपको कोलेट्रल देना है, ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर रखना है, इंटरेस्ट तो पे करना ही है, चाहे आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है बुरा जा रहा है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती हैं? जब आप नॉन रेजिडेंट लेंडर से एक्सटर्नल टू इंडिया लोन लेना शुरू कर देते हैं, इसके अंदर वो कहता है ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट के थ्रू आप पैसा लेते हैं। किसी को आइडिया है ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट क्या होता है? विदाउट आरबीआई अप्रूवल। ऑटोमेटिक अप्रूवल में आरबीआई के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पैसा इंडिया से बाहर, बाहर से इंडिया में लेके आ सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक लिमिट है अमाउंट की। ये पूरा पॉइंट ऑटोमेटिक और अप्रूवल रूट का पॉइंट आपको एक, there is another chapter called setting up of business outside India which deals with these two things only. So I'm not going to explain you much on this. The only thing is automatic route does not require any approval from the RBI. Approval route, if the amount is large or there are certain conditions, then RBI approval is required, without which you cannot bring the money into India or take the money outside India. वो कह रहा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रेज्ड हैज आल्सो सर्टेन एंड यूजर रिस्ट्रिक्शंस, रियल एस्टेट। ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने का फायदा नहीं है, ये
उस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है, यहाँ पे एक एक वर्ड दिया हुआ है। पहला क्या था, लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसी। सेकंड क्या हुआ, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। तीसरा है सीजीटी एमएससी लोन्स, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये है क्या, मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप एमएसएमई की तरह अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, जिसके लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको, उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। मतलब आप स्टार्टअप तो हैं, आपने स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर रजिस्टर करवाया था तो आप स्टार्टअप बन गए। अब आप अपने आप को एमएसएमई स्कीम में रजिस्टर करवाते हैं। एमएसएमई मतलब अब आप गवर्नमेंट की नजर में माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस बन गए हैं। जब आप एमएसएमई बन गए हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस आए, बने, चले। इसके लिए कई चीजें गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है। उसमें से एक इंसेंटिव ये है कि आपको आपके क्रेडिट के लिए गारंटी गवर्नमेंट देती है। आप लोन किससे ले रहे हैं, बैंक से, लेकिन उसके लिए अगर आप एमएसएमई हैं, नो लेट अस से, आप किसकी गारंटी उठाएंगे? अगर कोई बंदा लोन ले रहा है, आप किसकी गारंटी उठाएंगे? जिसको आप जानते हैं। जानने के लिए गवर्नमेंट आपको कैसे जानेगी? गवर्नमेंट ये जानेगी कि क्या आप एमएसएमई हैं। वो कैसे पता चलेगा? आपने एमएसएमई पोर्टल पे जाके उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाई होनी चाहिए। तो अगर आपने एमएसएमई के अंदर रजिस्टर करवाया है तो गवर्नमेंट आपकी क्रेडिट गारंटी उठाने को तैयार हो जाती है, जिसमें आपको 1 करोड़ तक का लोन बिना किसी कोलेटरल के मिल जाता है। तो इस तरीके से स्टार्टअप्स सीजीटी एमएसएमई लोन्स भी ले सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं, यहां तक डेट खत्म हो जाता है। पहला क्या था, अगर हमें सिर्फ फंडिंग का क्वेश्चन आए तो पहले सीड कैपिटल, फिर इक्विटी के 4 चीजें, फिर डेट की 3 चीजें। कौन कौन सी? बैंक्स एंड एनबीएफसीज, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, सीजीटी एमएससी लोन्स। अब आ जाते हैं आईपीओ। आईपीओ किस चीज में आ जाएगा? इक्विटी में आ जाएगा। अगर आपको सिंपल इक्विटी का क्वेश्चन आता है तो उसमें ये आईपीओ भी डाल देना, उसमें सीड कैपिटल भी डाल देना, क्योंकि सीड कैपिटल इज आल्सो इक्विटी। ठीक है, दोबारा से सुनो, अगर सिर्फ इक्विटी का क्वेश्चन आता है तो उसमें सीड कैपिटल भी डालना है, आईपीओ भी डालना है, और 4 तरह के वो इन्वेस्टर्स भी डालने हैं। तो इसमें उसने लिखा कि आप इक्विटी रेज कर सकते हैं। इक्विटी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग विल गेट डिल्यूटेड। ये समझ में आती है बात? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग कैसे डिल्यूट होएगी? 2 बंदे थे, इनके पास 50-50% शेयर्स थे स्टार्टअप के, फंडिंग थी 10 लाख रुपए। अब हमने 30 लाख पूरा करना है, मतलब 20 लाख और जोड़ने हैं, तो हम एक इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं जो 20 लाख देगा। क्या अब इनका 50-50% स्टेक रहेगा? नहीं ना। अब कितना कितना रहेगा? 5 लाख, 5 लाख, 20 लाख, तभी 30 हुए। तो पहले इसका 50% था, अब कितना हो गया? 50/30 × 100 हो जाएगा, तो स्टेक डिल्यूट हो गया। समझ गए? अब आ जाते हैं, कंपनीज एडीआर जीडीआर भी इशू कर सकती हैं। अब ये एडीआर जीडीआर क्या होता है मैं बताता हूँ, पता है आपको कि नहीं? ओके, एडीआर का मतलब है, लेट अस से एक बंदा यूएस में बैठा है, वो रिलायंस इंडिया लिमिटेड के शेयर्स खरीदना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। रिलायंस इंडिया के शेयर्स कहाँ पे हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। ये बंदा क्या करता है, अपने फेडरल बैंक को अप्रोच करता है, मतलब यूएस के सबसे हाईएस्ट बैंक को अप्रोच करता है। किसके थ्रू करता है? अपने बैंक के थ्रू, जिसका नाम है डिपॉजिटरी। यूएस का बंदा पहले अपने बैंक जाता है, वो बैंक फेडरल बैंक को बोलता है, फेडरल बैंक हमारे आरबीआई को बोलता है, आरबीआई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बोलता है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिलायंस को बोलता है।
रिलायंस बोलता है मेरे शेयर्स हैं रुपए में, इसका नाम है शेयर। जब इनको मैं डॉलर में कन्वर्ट कर दूंगा वो बन जाएगा एडीआर। क्लियर? फिर रिलायंस इंडिया क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज को ये शेयर्स पकड़ा देता है, शेयर्स ही हो गए ना एक तरीके से, मैं बोल शेयर्स रहा हूँ, है क्या वो एडीआर। बीएससी आरबीआई को देती है, आरबीआई फेडरल बैंक को, फेडरल बैंक डिपॉजिटरी के पास आ जाते हैं शेयर्स। ठीक है? हाँ जी, ऑनलाइन वालों यहाँ पे लाइट गई है बट आपको सुन रहा है ना सब कुछ? चलो अब करते हैं आगे। अब यूएस वाला बंदा किसको अप्रोच कर रहा था? डिपॉजिटरी को, वो फेडरल बैंक को, वो आरबीआई को, वो बीएससी को, वो रिलायंस को। सेम प्रोसीजर से वो शेयर्स कहाँ तक पहुंच गए? डिपॉजिटरी के पास पहुंच गए, और डिपॉजिटरी उन एडीआर्स को अपने पास रखता है इन द नेम ऑफ दैट पर्सन इन यूएस। Similarly, dividend also flows through the same channel. Reliance India gives it to the stock exchange to RBI, RBI to the Federal Bank to the depository, and then depository hands it over to the holder of those shares. If a person is in US, he gets ADR, and if there is any other country involved, it is GDR, Global Depository Receipts. Clear? So ADR, GDR का concept समझ में आता है? ये किसका पार्ट है? इक्विटी का। अब आते हैं अनकन्वेंशनल मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑप्शंस, जो पहले कभी नहीं सुने थे। क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होता है? छोटे अमाउंट्स लार्ज नंबर ऑफ लोगों से जो आपको जानते नहीं है थ्रू इंटरनेट कलेक्ट किए जाते हैं। पहले उनको एक आइडिया बेचा जाता है, उनको कन्विंस किया जाता है। शार्क टैंक इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसको अपनी पोर्टल पे प्रोफाइल प्रेजेंटेशन देनी होती है, बिजनेस आइडिया इन्वेस्टर्स तक पहुंचाना होता है, सुटेबल इमेजेस एंड वीडियोस अपने प्रोजेक्ट के बारे में बतानी होती हैं। क्राउड फंडिंग इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बिकॉज यू आर अवेयर अबाउट द एग्जांपल ऑफ शार्क टैंक। ये भी समझ में आता है? इनक्यूबेटर्स, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे सिर्फ रिसोर्सेज ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ऑफिस स्पेस, लीगल कंप्लायंस, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मेंटोरिंग, ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं। आईआईएम, आईआईटीज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स इस काम में लगे होते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ इनक्यूबेटर क्या होता है। इनक्यूबेटर एक मेडिकल डिवाइस है जिसमें न्यूली बॉर्न बेबीज को बचाने के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। सेम तरीके से एक न्यूली बॉर्न बिजनेस को, जिसको हम स्टार्टअप बोलते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? कई चीजें और चाहिए जो कि इसने लिस्ट कर दी हैं। उसको ऑफिस स्पेस में मिलना मुश्किल हो रहा है, उसको लग रहा है पूरा ऑफिस मेरे को 2 लाख में खरीदना पड़ेगा। अगर आप उसको को वर्किंग स्पेस दे देते हैं तो वो इनक्यूबेटर का काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, उसको हेल्प कर देते हैं उसका बिजनेस सेटअप करने में। लीगल टीम उसके साथ लगा देते हैं, उसको ट्रेन कर देते हैं, मेंटोर कर देते हैं, उसको अपना एक्सपीरियंस से उसके बिजनेस को एनरिच कर देते हैं। ये सारे काम गवर्नमेंट भी कर रही है, कॉर्पोरेट हाउसेस भी कर रहे हैं, और जितने भी कंट्री के अंदर आईआईएम, आईआईटीज हैं, ये सब कर रहे हैं। तो इनक्यूबेटर तक समझ में आता है? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? वो कहता है मेकिंग मनी, अर्निंग प्रॉफिट्स, इंक्रीजिंग वेल्थ, जिसमें आपको रिस्क भी उठाना पड़ता है, मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है, लीडरशिप एंड इनोवेशन भी करनी पड़ती है। Concept has wide range of meanings. On one extreme, an entrepreneur is a person of very high aptitude, possessing characteristics found in very small fraction of population. On the other hand, anyone who wants to work for himself is considered to be an entrepreneur. Entrepreneurship is equated with simply starting own business. ठीक है? Most economists believe he is willing to bear the risk if there is a significant amount of profit. तो ये सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है एंटरप्रेन्योरशिप की, वो बंदा जो अपने आप से अपना काम करना चाहता है, रिस्क उठाना चाहता है। इसके अंदर वो इनोवेशन लाता है, रिस्क टेकिंग है, विजन है, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स हैं उसके अंदर। उसके क्या ट्रेड्स हैं? वो डेवलप करता है अपनी एंटरप्राइज को, मॉडरेट रिस्क टेकर है, इनोवेटर है,
strong urge to be independent, persistently trying to be better. persistently trying मतलब हमेशा try करता है कि कुछ अच्छा करे. Prepare to withstand the hard life, determined but patient, exhibits sense of leadership, exhibits a sense of competitiveness, takes personal responsibility, oriented towards the future, tends to persist in face of adversity, convert a situation into opportunity. ये सिंपल सी चीज़ें दी हुई हैं, इसके ऊपर एज सच क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा इस टॉपिक ऑफ एंटरप्रेन्योर पे. उसके अंदर मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, बिजनेस सीक्रेसी रख सके, ये नहीं कि जो चीज़ है वो उड़ेल दे किसी और पे. क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, वन टू वन रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन एबिलिटी होनी चाहिए. एंटरप्रेन्योर एक स्टार्टअप से डिफरेंट कैसे है? डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज एंटरप्रेन्योर रेफर्स टू ऑल बिजनेस वेंचर्स ओल्ड एंड न्यू. इट इंक्लूड्स स्मॉल बिजनेस पार्टनरशिप, ये सब. Startup is newly emerged business ventures started by individual founders to meet a market gap. Startups usually mean new business that are solving market's problem with unique ideas. तो एक नया बिजनेस स्टार्टअप है, बिल्कुल ऑल टुगेदर नया बिजनेस. और एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में खुद अपना काम कर रहा है. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट उसने एक स्लाइड से डिफरेंस बताया. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, जिसके अंदर आप तीनों तरह की फाइनेंसिंग ऑप्शंस को पढ़ते हैं. अब एक हमारे पास यूनिकॉर्न केस स्टडीज रह जाती हैं इस चैप्टर में, और हमने क्या नहीं किया इसमें, टैक्स वाला नहीं किया, राइट. बाकी सब हो चुका है इसमें. नहीं, एक हमारा वो भी रह गया कि किस तरीके से हम लाइफ साइकिल के बाद था कि रजिस्ट्रेशन स्टेप्स. तो हमारे पास एक तो बचता है रजिस्ट्रेशन स्टेप्स, एक बचता है टैक्स के जो एग्जेम्पशंस, और लास्ट है यूनिकॉर्न. कल आपका क्योंकि टेस्ट है